हेलो बच्चों, मैं रामेश गुप्ता सौभाग्य देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 12 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के बच्चे आज इतिहास विषय के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए आप लोग, ये हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों सभ्यताओं में जो अवशेष मिले हैं वो समान थे, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आप लोग ये देखेंगे कि सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1920 ईस्वी में पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी नामक जिले के पास खुदाई कराई, जो हड़प्पा का पता लगाया। वो खुदाई से प्राप्त जो अवशेष मिले, क्योंकि वो हड़प्पा नामक जगह पर मिले थे मोंटगोमरी जिले में, तो उसका नाम हड़प्पा रखा गया। ठीक 1920 ईस्वी में राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल ने 1922 ईस्वी में हड़प्पा से 660 किलोमीटर की दूरी पर एक सिंधु नदी के पास खुदाई कराई, जहां से उसके अवशेष मिले। वो अवशेष और हड़प्पा के अवशेष समान थे, तो इसलिए सिंधु नदी के पास वो खुदाई हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी हड़प्पा की खुदाई से और सिंधु घाटी की खुदाई से दोनों जगह से जो वस्तुएं मिली वे समान थी, इसलिए सर जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा है। अब आप आते हैं सिंधु हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक इसका विस्तार हुआ था, कितने किलोमीटर तक ये सभ्यता फैली हुई थी, तो आप लोग ये जानेंगे कि इस सभ्यता का विस्तार लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत था। यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता लगभग 8 लाख किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में विस्तृत था। और जो उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर पर पड़ता है वहां से, और दक्षिण में दाइमाबाद जो उत्तरी महाराष्ट्र में पड़ता है, तथा पश्चिम में कांझेड़ जो बिलोचिस्तान में पड़ता है, तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश जो मेरठ जिले के आलमगीरपुर तक स्थित था। यानी ये जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र और वहां से लेकर बिलोचिस्तान और वहां से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस सभ्यता का विस्तार हुआ था। और आप इसके बाद देखेंगे सभ्यता का प्रमुख केंद्र। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र। हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे, जहां के इर्द गिर्द इस सभ्यता का विस्तार हुआ था। तो इस सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में आप लोग देखेंगे कि गुजरात का लोथल और राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा का बनमाली तथा पंजाब का रोपड़ और कच्छ का धौलावीर। कौन फिर एक बार आप लोग देखें, गुजरात का लोथल, राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा का बनमाली और पंजाब का रोपड़ तथा कच्छ का धौलावीर था। ये इसके हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे, जो आप लोगों को मैं बताया हूं। अब आता है सिंधु सभ्यता का काल।
सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय। हड़प्पा ही लिखा, हड़प्पा सभ्यता का काल अर्थात समय, यानी हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी ये आपको जानना जरूरी है। ये आपको हम बता रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता को देखा जाए, बहुत से विद्वान लोग, बहुत से मध्य हैं, कुछ विद्वान 2800 ईसा पूर्व पहले से 1700 ईसा पूर्व बताते हैं। कुछ विद्वान 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 बताते हैं। कुछ विद्वान 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 बताते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का काल 5000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से कब तक? 5000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा काल अर्थात सिंधु सभ्यता का काल रहा है। अब आता है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी, अर्थात उन विशेषताओं को मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखकर बताऊंगा। तो पहला विशेषता क्या था? नगर नियोजन, नगर योजना। नगर योजना। दूसरा क्या था? पहले आप नगर योजना, पहले वैसे ही बता दें। पहला क्या था? नगर योजना। दूसरा क्या था? नगर योजना में आप लोग देखेंगे तो भवन निर्माण। नगर योजना था, भवन निर्माण था, विशाल स्नानागार था, विशाल अन्नागार था, ये और सार्वजनिक भवन, ये सब इसकी विशेषताएं के अंतर्गत आते हैं। अब मैं क्रम से इसको पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ। नगर योजना। नगर योजना क्या थी? यानी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नगरीय सभ्यता थी। यानी इस सभ्यता में नगरों का विकास हुआ था। इस सभ्यता में आप लोग देखेंगे चाहे शहर बसे हुए थे, चौराहे, रोड जो है एक दूसरे को, सड़कें एक दूसरे को देखते हैं 90 अंश पर काटती हुई आगे बढ़ जा रही थी। अर्थात पक्की सड़कें, सड़कों के अगल बगल पक्की नालियों की व्यवस्था थी। भवन 1 मंजिले, 2 मंजिले, कई मंजिलों में बने हुए थे। ऐसे इस तरह देखा जाए तो नगर नियोजन में आता है। अब आता है भवन निर्माण। भवन निर्माण नगर नियोजन में ही भवन निर्माण है। भवन निर्माण में आप लोग देखेंगे तो भवन निर्माण में आपको कच्चे और पक्के दोनों तरह के ईंटों का प्रयोग किया गया था। कच्चे और पक्के दोनों तरह के ईंटों का प्रयोग किया गया था। और उसमें देखेंगे आप लोग भवन यानी 2-2 मंजिले तक भी बनते थे, 3-3 मंजिले तक भी भवन बनते थे। भवन एक मंजिला तक भी बना होता था। और भवन में आप लोग देखेंगे तो भवन में जैसे पक्के जो भवन थे उसमें बीच में आंगन रहता था, दलान रहते थे,
छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती थी और छतों के निर्माण के लिए लकड़ी और लकड़ी के बाद ईंटों का प्रयोग होता था। जहाँ पर यहाँ पत्थर नहीं मिलते थे तो ईंटों को पकाकर उन ईंटों का प्रयोग किया गया था। भवन के जल निकासी के लिए भवन के बगल में, भवन के अंदर से नालियां निकली होती थी जो सड़क के मेन नाली से जुड़ी हुई रहती थी। पीने के पानी के लिए भवन के अंदर ही कुएं के अवशेष मिले हैं। इससे पता लगता है कि कुआं होता था, उससे जल लोग निकाल कर यूज करते थे। यहाँ तक कि दरवाजे, भवन में दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, इन सब का भी प्रयोग होता था। हवादार भवन बनते थे, खिड़कियां भी लगी रहती थी, पीछे के दरवाजे से अंदर बाहर आया जाया जा सकता था। पहला मुख्य भवन का भवन का मुख्य दरवाजा मेन रोड से निकलता था। इस प्रकार आप लोग देखेंगे तो भवन जैसे नगरों में होते हैं उस तरह के भवन इस हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिले हैं। अब इसके बाद आप लोग क्या आता है विशाल अन्नागार। विशाल क्या है? अन्नागार, विशाल स्नानागार, विशाल सार्वजनिक भवन, ये सब आते हैं। अब इसको मैं फिर बताने जा रहा हूँ। विशाल अन्नागार में आप लोग देखेंगे तो हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त विशाल एक अन्नागार मिला, एक भवन मिला है, जिसे विशाल अन्नागार को का अनुमान लगाया जा सकता है। इसकी लंबाई को देखेंगे तो 45.71 मीटर थी और चौड़ाई देखेंगे 15.23 मीटर है। यानी लंबाई कितनी है? 45.71 मीटर और चौड़ाई देखेंगे तो 15.23 मीटर है। यह 2 समान भागों में बटा हुआ था, 2 समान भागों में विभक्त थे। इनके बीच में लगभग 9.90 यानी 90 मीटर लंबी दलान है। जो बीचों बीच दलान है वो 9.90 या 0 इतने मीटर लंबी एक दलान है और प्रत्येक भाग में 6 हाल है। यानी प्रत्येक दलान में 6 हाल बनाए हुए हैं और उस हाल में वो छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक अन्न भंडार लगभग 18 मीटर लंबा है और 7 मीटर चौड़ा है। इस प्रकार अगर उस भवन में देखा जाए नगर में तो प्रत्येक जो अन्न भंडार बनाया जाता है जिसमें अन्न को रखा जाता था सुरक्षित करके, जिसे गोदाम कहा जाता है इस समय, उस कमरे की लंबाई 8 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा। अब आता है स्नान कुंड। स्नान कुंड एवं स्नानागार। स्नान कुंड या स्नानागार। स्नान कुंड एवं स्नानागार देखेंगे तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी के सभ्यता में मिले हैं, सिंधु नदी के पार मोहनजोदड़ो नामक। अब विशाल अन्नागार कहाँ मिला था? हड़प्पा के खुदाई में मिला था। यह इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? यानी ऊंचाई का अर्थ गहराई से है।
28 गुणे 23 गुणे 8, यानी लंबाई 28 फीट और चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट की होती थी। यह विशाल भवन के मध्य में विशाल भवन के मध्य में एक जलकुंड होता था। और यहाँ पहुंचने के लिए ईंटों की सीढ़ियां लगी होती थी। इस जलकुंड में पहुंचने के लिए ईंटों की सीढ़ियां होती थी। विशाल स्नानागार की कुल अगर देखा जाए लंबाई तो 180 फीट थी और चौड़ाई देखा जाए तो 108 फीट थी। इसके बाहरी दीवारों को अगर देखा जाए तो बाहरी दीवारों की मोटाई 8 फीट थी। इस स्नानागार को भरने के लिए उस भवन में बड़े कुएं, एक कमरे में बड़ा सा कुआं होता था जिसके जल से इस स्नान कुंड को भरा जाता था। अब आपको बताते हैं सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं जो लगभग 24 मीटर लंबा है और इतनी ही लगभग चौड़ा भी है, अर्थात वह वर्गाकार रूप में है। जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई, अर्थात 24 गुणे 24 मीटर में है। इसके छत जो है 20 स्तंभों पर टिके हुए हैं, 20 खंभों पर अर्थात पिलरों पर टंगे हुए हैं। यह माना जाता है कि यह भवन सार्वजनिक भवन के रूप में या सार्वजनिक प्रयोग के रूप में किया जाता था। तो आप लोग सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं में नगर नियोजन के अंतर्गत आप लोग देखे हैं भवन निर्माण, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार या जलकुंड और सार्वजनिक भवन। अब मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। अब अगले वीडियो में फिर अगला लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।